जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जेएसएससी जेई दैट मीन्स जूनियर इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम आज 7 सितंबर 2023 को हुआ है, उसके पेपर 1 के कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पेपर 1 में जो जीके जीएस जो झारखंड से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया गया है, ना कि इंजीनियरिंग वाले पोर्शंस को नहीं कवर किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हिंद स्वराज, मतलब हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक ये कौन है, ये किनके द्वारा लिखा गया है। और अगर इस पुस्तक की बात करें तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया बुक है, जो कि ये 1909 में इनके द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज नामक ये बुक के लेखक महात्मा गांधी है। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, उनके द्वारा 1929 ईस्वी के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का नारा इसमें दिया गया था दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न था, जिसमें इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्न था। मतलब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया होगा, उनमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कुछ इस तरह का प्रश्न होगा दोस्तों। तो इसमें अगर देखा जाए, जो इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर में, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हो गया कीबोर्ड से हम लोग टाइप करके प्रोवाइड करते हैं, माउस से क्लिक करके, स्कैनर से स्कैन करके देते हैं, कैमरा से कैमरा फ़ोटो क्लिक करके, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन से हम लोग आवाज़ के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। और अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें, जिससे हम लोग को आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन वो हम कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है प्रोसेसिंग के बाद दोस्तों। तो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि हो गया मॉनिटर, हो गया प्रिंटर, हो गया जहाँ पर हम लोग हार्ड कॉपी निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, स्पीकर हो गया जिससे हम लोग साउंड सुनते हैं, हेडफोन्स हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया जहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये सभी जो डिवाइसेस है जो कि आउटपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर के। और यहीं से मतलब सिंपल प्रश्न पूछा गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो जो अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये चार्ल्स बेबेज जो हैं, ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। और अगर मदर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये लेडी अड्डा जिसको बोला जाता है, और जिसको अड्डा लेवलेस भी बोला जाता है दोस्तों, मदर ऑफ कंप्यूटर। तो ये ध्यान रखें दोनों चीज़ें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया है, ये संविधान की अनुसूची दैट मीन्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल्स है, उससे प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जो कि हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल का मेंशन किया हुआ है। तो चलिए उन सभी शेड्यूल को एक एक करके जानते हैं कि कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ मेंशन किया हुआ है। अगर पहले शेड्यूल की बात करें, फर्स्ट शेड्यूल की बात करें, तो इसमें लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और सेकंड शेड्यूल की बात करें, दूसरी अनुसूची में अगर बात करें, तो यहाँ पर सैलरी जो होता है प्रेसिडेंट की, गवर्नर्स की, चीफ जजेस की, और हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो सैलरी होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है दूसरी अनुसूची दैट मीन्स सेकंड शेड्यूल में। और अगर तीसरी शेड्यूल की बात करें तो इन सभी जो हायर पोस्ट होते हैं, उन सभी का जो ओथ होता है और अफर्मेशन होता है, मतलब शपथ ग्रहण जो होता है, उन सभी चीज़ों को ये तीसरे अनुसूची में मेंशन किया हुआ है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो फोर्थ शेड्यूल की, तो यहाँ पर अलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में फोर्थ शेड्यूल में ये मेंशन किया हुआ है। और अगर फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का जो एरिया होता है, उसमें जो प्रोविज़न होता है, एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रशासन का जो प्रोविज़न होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। और अगर सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक जो स्टेट होते हैं, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम के इलाकों में जो शेड्यूल जो ट्राइब एरिया हैं, ट्राइबल एरिया, उन सभी के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इन सभी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है सिक्स्थ शेड्यूल में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। और अगर सेवन्थ शेड्यूल की बात करें, जहाँ पर दोस्तों जो पावर ऑफ फंक्शन है जो सेंटर और स्टेट का, उन सभी का बंटवारा किया गया है सेवन्थ शेड्यूल में। मतलब यहाँ पर लिस्ट जो अनुसूचियाँ हैं, जिसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और
कंकरेंट लिस्ट जिसको बोल सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यूनियन लिस्ट कहने का मतलब ये हो गया कि वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर सेंटर जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट है उसमें वो कानून बनाती है और उसको पास करती है। और अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें उन सभी सब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है जो जहाँ पर राज्य सरकारें अपना कानून बनाती है, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर पे हो गया, लैंड पे हो गया, पुलिस पे हो गया। इन सभी के बारे में कानून बनाने का अधिकार ये राज्य सरकार की है। और अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन का जो डिफेंस वगैरह हो गया और इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए हैं, इन सभी के बारे में ये यूनियन लिस्ट में ये कानून बनाए जाते हैं। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो ये यूनियन और स्टेट दोनों के द्वारा ये कानून बनाया जाता है। हालांकि अगर दोनों कानून अगर सेम रहा तो ये जो यूनियन का जो कानून होता है, जो सेंटर का जो कानून होता है, वो प्रिवेल करता है, ना कि स्टेट का। तो ये सभी चीज़ें हैं जो लिस्ट से संबंधित है, जो 7वीं अनुसूची में ये मेंशन किया हुआ है। अब 8th शेड्यूल की बात करें तो ये हमारे संविधान में जो 22 जो भाषाएं मेंशन की हुई है उन सभी के बारे में 8th शेड्यूल में मतलब 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में मेंशन किया हुआ है, जो कि टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान में है। पहले 14 भाषाएं थे, बाद में धीरे धीरे ऐड करके टोटल 22 भाषाओं को हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तो यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जितने भी लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है। तो जो जो नए नए भाषाएं जो ऐड किए गए हैं वो आप देख लें। हालांकि मैंने पिछले एनालिसिस में मैं पूरे विस्तार में ये बताया हुआ हूँ, तो जो लोग देखना चाहते हैं वो पिछला एनालिसिस वो देख सकते हैं। पीजीटी का हो गया या फिर लैब असिस्टेंट का हो गया, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। अब 9th शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो लैंड टैक्स हो गया, रेलवे इंडस्ट्री, और ये दोस्तों ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत इसको ऐड किया गया है, जो 9th शेड्यूल है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इसने रिलेटेड है। और 10th शेड्यूल की बात करें तो ये भी ऐड किया गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के थ्रू संविधान को संशोधित करके 10th शेड्यूल को ऐड किया गया है, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया हुआ है, जो कि जो जितने भी राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर या फिर स्टेट के जो मेंबर होते हैं, एमपी जो होते हैं, उन सभी को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जाए, हटाया जाए उसके पद से, इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है 10th शेड्यूल में। जैसे कि जो दोस्तों राहुल गांधी जी को जो हटाया गया था वो इसी शेड्यूल के अंतर्गत ये मेंशन किया हुआ है और इसी के तहत राहुल गांधी जी को हटाया गया था। अब नेक्स्ट जानते जो 11th शेड्यूल की बात करें तो ये भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये ऐड किया गया था, जो कि ये पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, जो ग्राम पंचायत के जो पावर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन सभी के बारे में मेंशन किया हुआ है 11th शेड्यूल में। और अगर 12th शेड्यूल की बात करें, 12वीं अनुसूची की बात करें, तो इसमें दोस्तों म्यूनिसिपालिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उन सभी के बारे में मेंशन किया हुआ है 12th शेड्यूल में। और ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये ऐड किया गया है 12th शेड्यूल को, तो ये भी ध्यान में रखें। तो इसमें दोस्तों जितने भी हमारे संविधान के अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल थे, उन सभी को मैंने पूरे विस्तार से ये बता दिया। अब नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में नगरपालिका को किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया, मतलब म्यूनिसिपालिटी को किस आर्टिकल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया हुआ है। तो देखा जाए तो ये आर्टिकल नंबर 243 पी से लेके आर्टिकल नंबर 243 जेड जी तक ये मेंशन किया हुआ है म्यूनिसिपालिटी को, और ये हमारे संविधान के भाग 9A में ये मेंशन किया हुआ है। तो जो कि ये सभी चीज़ें हैं जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको ऐड किया गया है म्यूनिसिपालिटी को दोस्तों। और ये जो लागू हुआ था ये 1 जून 1993 को ये लागू हो गया था, और यहीं से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। हालांकि जो पिछला जो प्रश्न पूछा गया था वो फंडामेंटल राइट्स से जो प्रश्न पूछा गया था, जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स 12 आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मेंशन किए हुए हैं, उन सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और ये आज का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड और शेड्यूल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये जूनियर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर कुछ जो है पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम मतलब देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, झारखंड में अभ्रक कहाँ पाया जाता है, मतलब वेयर इज़ माइका फाउंड इन झारखंड। तो ये दोस्तों देखा जाए तो ये कोडरमा
में झारखंड, जो हमारे झारखंड का जो ज़िला है कोडरमा, वहाँ पर जो माइका है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। इसीलिए इसको भारत का माइका कैपिटल या फिर अभ्रक नगरी के रूप में इसको जाना जाता है, कोडरमा को। तो ये ध्यान में रखें और यही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये हमारे देश के राज्य उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, दैट मीन्स FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। और इसमें देखा जाए तो फाइनल मुकाबले में जर्मनी के द्वारा पेनाल्टी शूटआउट में बेल्जियम को हरा के ये जीत लिया गया था FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो ये ध्यान में रखें, ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था, जो कि ये हाल ही में ये आयोजित किया गया था दोस्तों। हालांकि मैंने ये जो है वीकली करंट अफेयर्स जो मैं कंपाइल करके डालता हूँ यहाँ पर प्रत्येक सैटरडे को, वहाँ पर मैंने ये काफ़ी बार ये बता चुका हूँ। तो जो लोग चाहते हैं, मतलब वो देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स, वो उसको फॉलो कर सकते हैं, जो वीकली करंट अफेयर्स मेरे द्वारा लाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का SI इकाई क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये देखा जाए तो इसका एम्पियर होता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और भी जो SI यूनिट्स है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का देखा जाए तो इसका मीटर होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, स्पीड का देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड होता है, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का होता है न्यूटन होता है SI यूनिट, जो कि ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और जूल एनर्जी का देखा जाए तो ये जूल होता है, डेंसिटी का होता है kg पर मीटर क्यूब होता है, मोमेंट का होता है न्यूटन मीटर, और पावर का होता है वाट। ये सभी जो बेसिक SI यूनिट्स हैं, हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिले दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि हुंड्रू जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? तो देखा जाए दोस्तों, जो हुंड्रू जलप्रपात है ये रांची में ये स्थित है, जो कि रांची का मेन टाउन है। वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर या फिर 42 किलोमीटर के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। और ये दोस्तों हुंड्रू जो वाटरफॉल है, ये स्वर्णरेखा नदी पर बना ये वाटरफॉल है, जो कि हमारे झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 98 मीटर इसकी ऊंचाई है हुंड्रू जलप्रपात की, जो कि ये स्वर्णरेखा नदी पे ये बनी हुई है। हालांकि मैं ये काफ़ी बार ये बता चुका हूँ पिछले एनालिसिस में, तो वो आप चाहे तो आप देख सकते हो। ये जो PGT जो 5 सितंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि हुंड्रू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर ये स्थित है। तो देखा जाए तो ये लगभग 45 किलोमीटर या फिर 42 के लगभग में ये इसकी दूरी स्थित है। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछा गया था, देखिए कि जोन्हा फॉल जो है वो रांची से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये दोस्तों 42 किलोमीटर के लगभग की दूरी पर ये स्थित है। तो हो सकता है आपके आने वाले भी JEE के एग्ज़ाम जितने भी अभी और भी दिनों में ये आयोजित होगी, तो उसमें भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले। तो इसीलिए मैं इसमें ये स्लाइड्स को ऐड कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, जो जोन्हा जलप्रपात, जिसको गौतम धारा जलप्रपात बोला जाता है, ये देखा जाए तो ये रांची में स्थित है और ये राढ़ू नदी पर ये स्थित है। और ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे ये स्थित है। और दोस्तों इसको गौतम धारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध जी के द्वारा यहाँ पर स्नान किया गया था, इसलिए इसका नाम गौतम धारा जलप्रपात पड़ा। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसको लटकती हुई घाटी के उदाहरण के रूप में भी इसको माना जाता है, और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो वाटरफॉल्स जितने भी है वो आप एक बार देख लें, 2 बार देख लें और एग्ज़ाम देने जाएं। और ये 42 किलोमीटर रांची से ये मतलब उतना दूरी में ये स्थित है। और दसम जलप्रपात की बात करें तो ये भी रांची में स्थित है, और ये कांची नदी पर ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 44 मीटर या फिर 144 फीट इसकी ऊंचाई है। और दसम का अगर देखा जाए इसका अर्थ, जो कि ये मुंडारी भाषा का ये लैंग्वेज है, जिसका अर्थ होता है पानी का जमाव। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और दोस्तों जितने भी झारखंड की नदियां हैं वो मैंने पिछले एनालिसिस में मैं वो काफ़ी बार वो बता चुका हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ, जिन लोगों को झारखंड में अगर दिक्कत आ रही हो झारखंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आप ज़्यादा नहीं, बस जितने भी लैब असिस्टेंट और PGT का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है उसके एनालिसिस मेरे देख लो और आप चले जाओ एग्ज़ाम देने के लिए।
आपको वहाँ से एक भी प्रश्न मतलब मैक्सिमम प्रश्न आप वहाँ से टच कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं रेगुलर एनालिसिस कर रहा हूँ जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी का। तो देखा जाए दोस्तों, जो लार्जेस्ट रिवर जो हमारे झारखंड का है ये दामोदर नदी है, और यही नदी है दोस्तों जो कि हमारे झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी ये मानी जाती है, दामोदर नदी को। तो दोस्तों देखा जाए तो इसकी जो डिटेल दिया गया है, जो दामोदर नदी है ये टोरी लातेहार जो कि छोटा नागपुर का पठारी भाग है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, मतलब यहाँ से ये निकलती है, और ये झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी ये कहलाती है, जिसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, और सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी यही है। और इस नदी में दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि 7 जुलाई 1948 को ये अस्तित्व में ये आया था दोस्तों। और भी चीज़ें हैं जो कि इसका मुहाना जो कि ये जहाँ कहाँ से जा मतलब कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो ये हुगली नदी पे ये जाके मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट ये जाके मिल जाती है। उसके बाद जाके हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और हमारे झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर मात्र। और इसके जो सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा और कतरी इसकी सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की। अब इसमें जो संबंधित क्षेत्र हैं किन किन जिलों से होकर गुजरती है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो ये देखा जाए तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा जिलों से होकर दामोदर नदी बहती है, और इस नदी को बंगाल का शोक, झारखंड की राइन नदी और देव नदी के नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी को। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो दामोदर नदी से ये रिलेटेड है। हमको नहीं लगता है कि इससे एक्स्ट्रा और प्रश्न बन सकते हैं दामोदर नदी से। अब अगला प्रश्न जानते हैं कि हाल ही में किस रुपये को आरबीआई द्वारा मतलब बंद किया गया, मतलब उसको वापस आरबीआई वो रिटर्न में वो ले रहा है। तो ये दोस्तों 2000 रुपये का जो नोट है इसको आरबीआई के द्वारा वापस ले लिया जा रहा है, और इसकी घोषणा आरबीआई के द्वारा 19 मई 2023 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। और इसमें अंतिम डेट जो रखा गया है ये 30 सितंबर 2023 तक ये निर्धारित किया गया था। और यही प्रश्न शायद पूछा गया था कि कब तक ये 2000 रुपये का नोट आरबीआई के द्वारा वापस लिया जा रहा है। तो ये 30 सितंबर 2023 तक ये लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद ये जो बैंक नोट है वो वापस नहीं लिया जाएगा कोई भी बैंक के द्वारा, तो ये ध्यान में रखें। दोस्तों जेई में देखा जा रहा है कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 500 रुपये के नोट से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ इसमें इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। तो आप एक बार जितने भी करेंसी नोट हैं उन सभी चीज़ों को आप एक बार देख लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और भी प्रश्न पूछे गए, जैसे कि रीजनिंग में देखा जाए तो ट्रायंगल को काउंट करना, राउंड टेबल में जो बैठे होते हैं उन सभी को वो काउंट करना वगैरह से प्रश्न था। ब्लड रिलेशन से लोगिज्म और सभी चीज़ों से प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों। तो ये सभी था दोस्तों जो कि आज का एग्ज़ाम हुआ है, उसके जो कुछ प्रश्न जो प्राप्त हुए उन सभी का पूरे डिटेल में एनालिसिस किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। झारखंड जी के जीएस के प्रीवियस ईयर के जो जितने भी प्रश्न हैं वो आप अगर कर लेते हो तो आपका आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं झारखंड के, और झारखंड का जो पोर्शन है वो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से टच हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लेब स्टैंड और पीजीटी का भी किया गया है, और वीकली करंट अफेयर्स जो कि लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है वो भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट अच्छे पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे दोस्तों। और जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत हो रीड करने के लिए, वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके एक दो बार आप खुद से पढ़ लें, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा दिनों तक वो आपके माइंड में बसा रहे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।